हाय फ्रेंड्स। राजनीति चाहे किसी एक मुल्क की हो या पूरी दुनिया की, यहाँ पर नाम बदलने का प्रचलन रहा है, बल्कि वो धीरे धीरे ये प्रचलन दस्तूर बन चुका है। नाम तो बदल देते हैं, ये चरित्र नहीं बदलते, चेहरे भी नहीं बदलते हैं। ये देखिए, नॉन अलाइंड कंट्रीज़ का नाम बदल करके ग्लोबल साउथ रख दिया गया। ये ग्लोबल साउथ जो रखा, उसके साथ ही ये नॉन अलाइंड कंट्रीज़ की जो संस्था है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसका भी नाम बदल करके ग्रुप 77 रख दिया गया, G77। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? इसका मकसद क्या रहा होगा? मकसद जो मेरी समझ में आती है वो ये कि जो राजनीति नाम बदलती है वो अपनी पहचान बनाना चाहती है, लगे कि उन्होंने कुछ काम किया है। अब ये देखिए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हो चुकी थी, लेकिन 3 साल बाद 1964 में ये ग्रुप 77 की स्थापना जेनेवा में कर दी गई। जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है। ये अब बेलग्रेड जो मामूली सा देश था वो निकल करके पहुंच गया यूरोप में, जेनेवा में। आप अंदाज़ लगाइए इसका। और जो नाम जो बदला गया तो ठीक है, लेकिन इसमें जो 77 कंट्रीज इसके सदस्य बने, मेंबर बने, वो वही 77 हैं जो कि नेम में भी थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में भी थे। मेंबर एक ही है, नाम बदल गया है। अब ये जो नाम बदला गया तो इसके पीछे जो मकसद था कि नेतृत्व अपने हाथ में हम ले लें। अब नेतृत्व क्यों रहे नेहरू के हाथ में, मार्शल टीटो के हाथ में, प्रेसिडेंट नासर के हाथ में, एन क्रुमा के हाथ में, ये अमेरिका के हाथ में क्यों ना हो, यूरोप के हाथ में क्यों ना हो? ये राजनीति, इस तरह की राजनीति काम कर रही थी। और वहाँ से ये नॉन अलाइंड कंट्री से निकाल करके इसको यूरोप ले आया गया, और यूरोप ला करके यूरोप में ही नहीं रुका, ये अमेरिका पहुँच गया। और अमेरिका में जो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, यूएनओ का, वहाँ ला कर रख दिया गया इसको। यूएनओ का एफिलिएशन दिया गया इसे, हेडक्वार्टर भी वहीं रखा गया इसका। ये देखिए, अब इसके साथ जो राजनीति काम कर रही थी वो एक और देखिए कि इसी 77 सदस्यों में से, ग्रुप 77 में से, उसके अंदर में ही एक और ग्रुप बना दिया गया, G24, ग्रुप 24। और G24 का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में रखा गया। और यहाँ पर IMF और वर्ल्ड बैंक इसके साथ जोड़ दिया गया। अब कहाँ ये गरीब मुल्कों की संस्था थी और कहाँ वो अमेरिका पहुँच करके ये धनवान देशों के जो पैसे लगे हुए हैं उसमें, IMF में और वर्ल्ड बैंक में, उसकी देख रेख में इसको जोड़ दिया गया इसके साथ। तो ये सारी बातें होती रही। अब ये बात है, एक और चीज़ हुई कि ये जो ग्रुप 77 है, इसके कुछ ब्रांचेज बनाए गए, ये चैप्टर्स, ब्रांचेज। कहाँ ब्रांचर बना, इसके ब्रांच कहाँ बने? ये सुनिए, इसके ब्रांच बने रोम में जो यूरोप में है, पेरिस में जो यूरोप में है। इसके ब्रांचेज बने वियना में, वो भी वहीं पर है। इससे बाहर सिर्फ नैरोबी में बना, बस, बाकी सब वहीं रहा उनके हाथ में। अब ये जो एक और जो मकसद काम कर रही थी इसके पीछे, वो था कि उनके हाथ से, गरीब मुल्कों के हाथ से वर्चस्व इसका जो था उससे समाप्त करके और धनवान देशों के हाथ में ले लिया गया। इसका नतीजा क्या हुआ? उनके पास तो बहुत सारे हथियार हैं, ये हेजमनी के हथियार हैं, ये दादागिरी करने के हथियार हैं। एक और नया हथियार बन गया उनका, लेकिन ये बहुत दिन तक रहा नहीं उनके हाथ में। 1992 होते होते ये पश्चिमी देशों की जगह पर चाइना हावी हो गया। चाइना ने सिर्फ नाम नहीं बदला, उसने अपना नाम इसके साथ जोड़ दिया। अब वो ग्रुप 77 का नाम बदल करके हो गया ग्रुप 77 चाइना या ग्रुप 77 प्लस चाइना। देखिए, दोबारा ये नाम बदल गया। अब ये जो सदर 77 कंट्रीज उसमें हैं, उस समय थे 1964 में जो 77 कंट्रीज थे इसके सदस्य, वो बढ़ते बढ़ते अब 135 कंट्रीज हो चुके हैं। अब ये जो 135 कंट्री हैं, ये तो ठीक है, वर्चस्व पश्चिमी देशों के पास था, फिर चाइना के पास चला गया। लेकिन 1971 आते आते भारत फिर से जग गया, जग उठा।
कि हमारे हाथ से ये नॉन अलाइंड कंट्री का जो नेतृत्व था उसे ले करके यूरोप और अमेरिका पहुंच गया। उसका नाम रख दिया गया ग्रुप 77। हम फिर से ग्रुप 77 का नेतृत्व अपने हाथ में लेंगे। और 1971 और 1979 में 2 बार सम्मेलन नई दिल्ली में हुई। ये बहुत बढ़िया पहल हुई थी, काफ़ी हद तक डोमिनेटिंग था ये, लेकिन यहीं पर बंद नहीं हुआ। फिर अभी देखिए ये 2023 आते आते फिर से एक नई पहल शुरू हुई कि ये ग्लोबल साउथ का जो नेतृत्व है वो अपने हाथ में लेना है। बड़ी तेज़ी से ये पहल चल रही है, शुरुआत उसकी हो चुकी है। ये जो देश हैं इसमें 135 कंट्रीज, इसका पॉपुलेशन अगर देखेगा जनसंख्या तो टोटल करीब करीब दुनिया की जनसंख्या की 85% जनसंख्या इसी में है। सिर्फ 85% लोग इसी 135 कंट्रीज में रहते हैं। और पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो 50% सिर्फ यहीं पर है। हर तरह से ताकतवर है, जनसंख्या में भी और इकोनॉमी में भी। और एक और बात है, ये वही 77 देश हैं या नॉन अलाइंड कंट्रीज हैं जो कभी उपनिवेश हुआ करते थे, कॉलोनी हुआ करती थी। उस कॉलोनी के मालिक यही दौलतमंद देश हुआ करते थे, वही यूरोप, वही अमेरिका, यही सब लोग। तो वो बरसों तक, सदियों तक वो पिसते रहे उसके अंदर में, उनका शोषण होता रहा हर तरह से। पूरी दौलत जो आज वो दौलतमंद कहलाते हैं वो यहीं से ले गए थे, ये 135 कंट्री से ही लूट के ले गए थे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये इंग्लैंड का राज 1857 से इंडिया में शुरू हुआ। उस समय इंग्लैंड की जीडीपी थी 1% और इंडिया की जीडीपी थी 18%। ठीक 40 साल के करीब होते होते, ये 1899 होते होते, ये इंग्लैंड की जो जीडीपी थी वही 1% से 9% चली गई। और भारत की जीडीपी जो 18% थी वो नीचे आकर के 12% हो गई। अब देखिए दौलत कौन कहाँ से ले जा रहा था, ये बात उसमें हुई। ये सारी बातों को देखते हुए लगता है कि ये नॉन अलाइनमेंट के साथ एक साजिश हुई है, एक षड्यंत्र हुआ है। और वो अब ये साउथ, ये जो ग्लोबल साउथ है उसको भुनाया जा रहा है। इसे ग्लोबल साउथ क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कि इक्वेटर लाइन जो है उसके नीचे जो देश हैं साउथ हेमिस्फीयर, वहाँ जितने देश हैं उसमें से अधिकतर देश वही हैं जो 77 के मेंबर हैं या नॉन अलाइनमेंट के मेंबर हैं। ये सारे देश हैं। इसके ऊपर जो हैं नॉर्थ की तरफ, तो वे नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं, ये ग्लोबल नॉर्थ में हैं जो डेवलप्ड कंट्री हैं। जो नीचे हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। यही फ़र्क है। तो ये हुआ ज्योग्राफिक कारण, इसको डेफिनेशन किया गया है। दूसरा आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण क्या है कि जिसके पास कम से कम $15,000 जीडीपी पर कैपिटा है या उससे ऊपर है, वे सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और 15,000 जीडीपी पर कैपिटा से जिसके पास कम है वो सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो 77 में हैं या नेम में हैं। ये इकोनॉमिक आधार पर, ज्योग्राफिक आधार पर इसको परिभाषित किया गया है। इसी कारण से देखिए चाइना धनवान है लेकिन इसकी पर कैपिटा 15,000 से कम है, 13,000 पर है, $13,000 पर। ये रशिया भी उसी 13-14 हज़ार के आसपास है, इसलिए वो डेवलपिंग कंट्रीज कहलाता है। इंडिया तो है ही 2,400 सिर्फ इसकी पर कैपिटा है। ये यूक्रेन भी, ये सारे देश इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि 15,000 ये डॉलर है उससे कम वाले देश हैं ये सब सारे के सारे। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे वो नेम हो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, चाहे ग्रुप 77, मकसद एक ही है, ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य दोनों सबका एक ही है। वो क्या उद्देश्य है? उस समय रंग भेद का विरोध ये करती थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। रंग भेद मतलब हुआ अपार्थाइड, उसके विरोध में थी। या ये जो डिजर्मामेंट है उसके समर्थन में है कि निशस्त्रीकरण होनी चाहिए, औजार कम कीजिए, उसके पक्ष में है। शुरू से यही मकसद है इसका। क्लाइमेट जो वार्मिंग अप है इसको समाप्त कीजिए और नॉर्मल क्लाइमेट बनाइए, इसके पक्ष में है। उसके बाद सब मिलजुल करके, ये 135 कंट्रीज या पूरे नेम कंट्री मिलजुल करके अपनी इकोनॉमिक समृद्धि कीजिए, आर्थिक समृद्धि कीजिए, ये मकसद है उसका।
और साथ ही साथ एकजुट होकर के यूनाइटेड नेशन में एकजुट रहिए और अपने हित में वहाँ मजबूती से खड़ा रहिए। ये सारे इसके उद्देश्य हैं। साथ ही ये भी उद्देश्य है अभी भी, किसी ग्रुप में मत जाइए, चाहे वो चाइना का ग्रुप हो, चाहे अमेरिका का ग्रुप हो, चाहे रसिया का ग्रुप हो, अपना बीच में रहिए, इक्वी डिस्टेंस पर बीच में रहिए। तो नॉन अलाइंड रहिए, लेकिन अलाइंड मत होइए। भले बाय अलाइंड हो जाइए, लेकिन ये सारे आइडियोलॉजी उसके हैं। तो चाहे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भले ये मृत प्राय हो या समाप्त हो रहा हो नॉन एलिमेंट मूवमेंट, लेकिन इसकी आइडियोलॉजी अब भी अजर है और अमर है। और जहाँ तक भारत की बात है, भारत के लिए तो ये जीवन रेखा है। 1947 से लेकर के आज तक ये भारत के साथ नॉन अलाइनमेंट जो है वही आधार है हमारी फॉरेन पॉलिसी की और या ये स्ट्रेटजी की। तो ये इसका महत्व है अभी भी, भले वो समाप्त हो जाए। और रही बात जो इसका लोकेशन है, ऐसे देश ज़्यादातर अफ्रीका में हैं, लैटिन अमेरिका में हैं, सेंट्रल अमेरिका में हैं या एशिया में हैं। यूरोप में लगभग नहीं बराबर है। फिर उसके बाद देखिए, ये अभी अभी इसका एक इस साल का समिट हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ है। कहाँ हुआ है? हवाना में। हवाना क्यूबा की राजधानी है। अभी 10-12 दिन पहले, ये 15 और 16 सितंबर को 2023 को इसका इस साल का सम्मेलन हुआ है। और सम्मेलन में जो है कितने लोग आए, अब अंदाज कीजिए। जो हमारे यहाँ G20 में लोग आए थे उसकी तुलना कीजिए कि वहाँ जो हवाना में इसका सम्मेलन हुआ G77 का, उसमें 1300 डेलीगेट आए, 1300 पार्टिसिपेंट्स, 116 कंट्रीज़ और 12 ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएनओ हुआ, IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ। तो 10 ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर आए। साथ ही 31 हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट आए और बहुत सारे मिनिस्टर और हाई डिग्नेटरीज सारे लोग आए हुए थे। ये 10 दिन पहले भारत का सिर्फ एक सेक्रेटरी गया, वो संजय वर्मा। बस आप अंदाज़ लगा लीजिए भारत कहाँ खड़ा है। जो भी है, इससे जाहिर है कि भारत का संघर्ष कितना लंबा है। संघर्ष कितना भी लंबा क्यों ना हो, रास्ते कठिन कितने भी क्यों ना हो, भारत सदा संघर्ष से ही जूझता रहा है। इसमें भी जूझ रहा है, इसको भी पालेगा एक दिन। ये सारी बातें हैं। अब आप देखिए इसका एनालिसिस में पहली बात मैं ये कहूँगा कि नॉन अलाइनमेंट अभी भी पूरी तरह मरा नहीं है। इसमें अभी भी 120 कंट्रीज हैं इसके सदस्य। अजरबैजान जो देश है वो अभी इसका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का ये अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है। और ये 2020 में जो कोविड-19 हुआ, कोरोना जो हुई, उसमें उन्होंने एक कॉन्टैक्ट ग्रुप का ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस भी किया और कहा गया कि कोरोना को सब जुट करके, एकजुट होकर के इसकी सामना करेंगे। तो नॉन अलाइनमेंट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन भी अभी भी है वहाँ पर। अब ये देखिए, ये जहाँ तक मैंने कहा कि भारत के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है अभी भी नॉन अलाइनमेंट, लेकिन एक और सवाल है कि ये नाम जो बदला गया पश्चिमी देशों द्वारा, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से इसको G77 कर दिया गया और चाइना ने अपना नाम इसके साथ जोड़ दिया गया। जब विस्तार में जाते हैं तो इसके बहुत सारे और मकसद भी मिलते हैं। जैसे देखिए, नेतृत्व अपने हाथ में ले लेना, मलकियत अपने हाथ में ले लेना, ताकि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल बॉडी है उसके ये सारे लोग मेंबर हैं और ज़रूरत पड़े तो इनकी वोट अपने पक्ष में करना, इसकी उपयोगिता उनके लिए है, इसलिए उन्होंने अपने हाथ में लिया है। दूसरी बात, ये आर्थिक शोषण इनका होता रहा है। जब कॉलोनी उनकी थी, ये उपनिवेश था, तब आर्थिक शोषण करते थे। इसे कहा जाता था कॉलोनियलिज्म। अब कॉलोनी तो समाप्त हो गई, उसका नामकरण भी बदल गया, उसका नाम हो गया नियो कॉलोनियलिज्म। अब वो पहले राज करते थे, फिर शोषण करते थे, आर्थिक शोषण। अब राज करने की जरूरत नहीं है, दूर में बैठे हुए इकोनॉमी के माध्यम से ये शोषण कर रहे हैं और करते रहे हैं। अब ये सारी बातें तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये सवाल उठता है कि ये चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, ये कारण क्या है? आज ये G77 चाइना बन चुका है, तो इसकी जो इतनी पूछ हो गई है या सिग्निफिकेंस हो गया है, उसके पीछे कुछ और कारण तो रहा होगा। उसमें से मेरे विचार से
एक कारण तो ये है कि ये चाइना जो है उसने हैवी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया है। काफ़ी वहाँ के प्रोजेक्ट में ये ग्रुप 77 या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो देश हैं, जो मुल्क हैं, यहाँ पर काफ़ी वहाँ के प्रोजेक्ट में काफ़ी पैसा लगाया है इसने। आप जानते हैं उसकी पॉलिसी है ये डेट ट्रैप, ये कर्ज दे दो, उसकी राजनीति अपने हाथ में ले लो, वो चल रही है उसकी। बहुत सारे मुल्कों में पैसा लगाया है उसने। इसका एक बड़ा उद्देश्य चाइना का ये है। दूसरा उद्देश्य एक और है कि ये जो चाइना जो है कम्युनिस्ट कंट्रीज है, और ग्रुप 77 या नेम में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कभी कम्युनिस्ट हुआ करते थे। सोवियत रूस के टूटने के बाद इनके कम्युनिज्म भी समाप्त हो गए, लगभग हर जगह समाप्त हो गया। लेकिन अभी भी भरोसा है कम्युनिज्म में। भले चाइना हो तो वो चाइना में रसिया ढूंढ रहे हैं। ये भी एक कारण है कि चाइना के प्रति वे काफ़ी रिस्पेक्टफुल हैं, काफ़ी सम्मान देते हैं चाइना को कि ये कम्युनिस्ट कंट्री है। हम ना माने, आप ना मानिए, लेकिन वो मान रहे हैं अभी भी। एक और बात है इसमें, वो ये कि चाइना को देखता है कि वेस्टर्न कंट्री के खिलाफ तन के खड़ा है, ललकार रहा है। ये वेस्टर्न कंट्री वही हैं जिन्होंने इनका शोषण किया है सदियों से, जिन पर राज किया है सदियों से, जिसके चलते आज भी गरीब हैं वे भुखमरी में जी रहे हैं, अशिक्षा में जी रहे हैं, निरक्षरता में जी रहे हैं। तो जब देखते हैं चाइना को कि ललकार रहा है वेस्टर्न कंट्री को, इनका मन बड़ा खुश हो जाता है। ये भी कारण है चाइना के प्रति रिस्पेक्ट रखने का। और साथ ही साथ उसमें एक और बात है कि विकल्प की कमी है। अगर चाइना को अपना नेतृत्व नहीं माने, चाइना को अपना नेता ना माने, तो किसको माने? एक बात भारत बन जाता है, लेकिन भारत को देखता है कि ये पश्चिमी दुनिया के साथ हाथ मिला रहा है, गले लग रहा है। तो भला गले लग रहा है, हाथ मिला रहा है, वो चाइना का स्थान कैसे ले सकता है? तो वो रिस्पेक्ट भारत को नहीं मिल रहा है। ये बड़ी चुनौती है भारत के लिए कि चाइना के स्थान पर नेतृत्व अपने हाथ में लेना ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखिए, एक और बात है, कोल्ड वॉर तो समाप्त हो गया। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका के साथ जो कोल्ड वॉर चला समाप्त हो गया। तो कोल्ड वॉर के टाइम में नॉन अलाइनमेंट का रेलिवेंस था कि नॉन अलाइन, किसी के साथ अलाइन मत करो, किसी के साथ मत जाओ, बीच में रहो। अब जब ये कोल्ड वॉर ही समाप्त हो गया तो फिर नॉन अलाइनमेंट क्या है? लेकिन इसका महत्व अब भी है। वो इसलिए कि आर्थिक उन्नति जो इसका उद्देश्य है वो अब भी है। राजनीतिक वर्चस्व जो इसके हाथ में होनी चाहिए वो उद्देश्य अभी भी बचा हुआ है। इस कारण से नॉन अलाइनमेंट कहिए या G77 की जो उपयोगिता है, जो रेलिवेंस है, वो अब भी है। एक और मेरा ये है एनालिसिस है कि ये चुनौतियाँ जो हैं, ये छोटी मोटी चुनौतियाँ नहीं हैं। चाइना जो चुनौतियाँ बनी हुई हैं, सिर्फ भारत की सीमा पर चुनौती नहीं है, लद्दाख में या आर्थिक विकास में चुनौती नहीं है। ये जाहिर है कि जियो पॉलिटिक्स में भी चाइना एरावत बन के खड़ा है और वहाँ से जूझना है भारत को। उसके हाथ से एरावत को हटा करके गंगा को स्वर्ग से ज़मीन पर लाना है। अब देखिए कितनी बड़ी चुनौती है। तो ये चुनौतियों से भारत तो पीछे नहीं हटा है। आज़ादी की लड़ाई से लेके कुर्बानियों का इतिहास रहा है और लड़ता ही रहा है और यहाँ तक पहुँचा है बिना किसी की मेहरबानी से। आगे भी देख लेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, मैं अपने वीडियो का समाप्त करता हूँ। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।